नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंदू का इंडिया यूएसए रिलेशंस, दूसरे नंबर पे इंडियन एक्सप्रेस का वन नेशन वन पुलिस। एक दिन आपसे सजेशन पूछा था ना कि आईपीएस जो दोस्त हैं उनकी मुलाकात होने वाली है पीएम के साथ, मतलब उनका पूरा बैच जो है उनके साथ पीएम इंटरेक्ट करेंगे, तो क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए। तो आप में से कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया था कि वन नेशन वन पुलिस, तो उसी का आर्टिकल भी आ गया अब इंडियन एक्सप्रेस में, जिसे हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रेलेवेंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और यूएस रिलेशंस के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। क्या कंटेस्ट है? यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, ये जनवरी 2021 में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे और बनने के बाद भारत की पहली यात्रा पर आए। कई सारे मुद्दों पर डिस्कशंस हुई। इनकी विजिट देखो काफ़ी ज़्यादा अहम थी, क्योंकि इस साल के अंत में यूएस और इंडिया के बीच 2+2 मैकेनिज्म के तहत मीटिंग होगी, जिसमें इंडिया और यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स आपस में मुलाकात करेंगे। इस साल के अंत में क्वाड के लीडर्स की भी मुलाकात होगी, जिसमें 4 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बायलैटरल मीटिंग भी होगी। तो उन सब विजिट्स का, उन सब इवेंट्स के लिए ग्राउंड प्रिपेयर करने से संबंधित देखा जा रहा है यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की इस मीटिंग को। काफ़ी सारे इश्यूज भी चर्चा का विषय रहेंगे, जैसे अफगानिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और यूएस के बीच कोऑपरेशन को इंक्रीज करना क्वाड के तहत, और एक इशू जो इंडिया नहीं डिस्कस करना चाहेगा, इंडिया में फ़िलहाल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड सिचुएशन ऑफ राइट्स। जब देखो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई तो बहुत सारे इश्यूज़ पर सहमति देखने को मिली और कई सारे इश्यूज़ पर डाइवर्जेंसेस भी देखने को मिले। जैसे अफगानिस्तान से रिलेटेड ज़्यादातर इश्यूज़ पर सहमति देखने को मिली, लेकिन कुछ इश्यूज़ पर डाइवर्जेंस भी देखने को मिली। सहमति इस इशू पर देखने को मिली कि अफगानिस्तान में जो कन्फ्लिक्ट है इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, और अगर तालिबान फोर्स की सहायता से सत्ता पर काबिज भी हो जाता है तो तालिबान को वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं वो कभी नहीं रिकॉग्नाइज़ करेंगे। ज़्यादातर देश मतलब नहीं मानेंगे अफगानिस्तान में गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को, और तालिबान की लीडरशिप पर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे। लेकिन देखो इंडिया इस बात से सहमत नहीं है कि एक तो यूएसए ने इस रीजन में कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए अलग से एक क्वाड की घोषणा कर दी, जिसमें 4 देश हैं, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान। इंडिया को ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान की लीडरशिप को शेल्टर देता है, तालिबान को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, फिर भी यूएसए कुछ बोलता नहीं है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है, जबकि खुलेआम पाकिस्तान तालिबान की मदद करके तालिबान को इंपोज करना चाहता है अफगानिस्तान के लोगों पर। और दूसरा देखो, इंडिया को यूएसए की ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि यूएसए ने तालिबान को फोर्स नहीं किया सीज फायर के लिए और सीधा यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है। कम से कम आपने तालिबान के साथ बात करनी स्टार्ट की, इस शर्त पे आप बात करना स्टार्ट करते कि आप फर्दर अटैक्स नहीं करोगे अफगानिस्तान के सिविलियंस पर, इस शर्त पर हम किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, यूएसए ने तालिबान को कुछ मजबूरी नहीं किया सीज फायर के लिए, और अब तालिबान बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है अफगानिस्तान में। इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन को लेकर देखो सहमति है दोनों देशों के बीच, दोनों का विजन सेम है, इंडो पैसिफिक रीजन को ओपन, सिक्योर और प्रोस्पर्स बनाना। इस बात पर भी दोनों देश सहमत हुए कि मिलिट्री अलायंस नहीं है अभी फिलहाल क्वाड किसी प्रकार का। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर यह डिस्कशन हुई दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच कि क्वाड की मीटिंग में जो डिसाइड हुआ था कि 4 देश मिलकर एक वैक्सीन इनिशिएटिव चलाएंगे, जिसके तहत यूएस से मदद करेगा इंडिया की, और बाकी जो देश हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान वो भी इंडिया की मदद करेंगे। चूंकि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आगे है, तो इन 3 देशों की मदद से इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इंडो पैसिफिक रीजन में जो देश आते हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी, ताकि चाइना की डोमिनेंस को रोका जा सके। अगर देखो चाइना वैक्सीन दे देता है इंडो पैसिफिक रीजन में आने वाले देशों को, तो चाइना की इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा ना। उस बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना चाहता है क्वाड अपने इस वैक्सीन इनिशिएटिव की सहायता से।
क्लाइमेट चेंज पर दोनों देशों के बीच अप्रैल 2021 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, पार्टनरशिप बनी थी, यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030। तो दोनों देशों की इंटेंशन ये है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए एक नया क्लाइमेट एक्शन लॉन्च किया जाए और स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को भी फिर से रीलॉन्च किया जाए। देखो, डेमोक्रेसी, राइट्स, इन इश्यूज को लेकर दोनों देशों के बीच डाइवर्जेंस देखने को मिला। जब देखो बाइडन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे ना यूएसए में, वो इंडिया में कुछ इश्यूज को लेकर क्रिटिकल थे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन, डेमोक्रेसी थोड़ी कमजोर हुई है ऐसा इनडायरेक्टली बाइडन ने कहा था, रिलीजियस राइट्स, माइनॉरिटीज का इशू। तो ये सब इश्यूज जो हैं वो यूएसए की डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इंडिया के संदर्भ में उठाती है। तो अब डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, यानी बाइडन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं। तो दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, उससे पहले ये इनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना एंटनी ब्लिंकन, ये इंडिया में सिविल सोसाइटी ग्रुप से मिले और सिविल सोसाइटी के ग्रुप से मीटिंग के दौरान इंटर रिलीजियस रिलेशंस, मीडिया फ्रीडम, फार्मर प्रोटेस्ट, लव जिहाद, वायलेंस एंड माइनॉरिटी राइट्स, ये सब इश्यूज चर्चा में रहे। अब कायदे से देखो सरकार को यह बात पसंद नहीं आती। सरकार का मानना है ये सब इश्यूज जो हैं वो इंडिया के इंटरनल इश्यूज हैं। और दूसरा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला भी मीटिंग के बाद कि देखो अगर यूएसए डेमोक्रेसी चाहता है, अच्छी बात है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी मजबूत है, और आप अपने देश में देखिए, मतलब उन्होंने ये बात डायरेक्टली नहीं बोली, इनडायरेक्टली बोली। फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ये जो परफेक्ट डेमोक्रेसी का नरेटिव है ना, ये दोनों देशों पे लागू होता है, इंडिया पर भी और यूएसए पर भी। यहाँ पे देखो, क्वेस्ट फॉर ए मोर परफेक्ट डेमोक्रेसी अप्लाइड टू बोथ द यूएस एंड इंडिया। तो इनडायरेक्टली ये लाइन बोलता है कि यूएसए पहले अपने घर में तो झांक के देख लें। यूएसए में ब्लैक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं यूएसए में भी, लेकिन यूएसए दूसरे देशों को उपदेश देता है, अपने देश में झांक कर नहीं देखना चाहता। तो इन इश्यूज को लेकर डाइवर्जेंस पहले भी थी और आगे भी रहेगी इंडिया और यूएसए के बीच। कंक्लूजन में देखो ये कहा जाता है इंडिया और यूएसए के बीच अभी फिलहाल रिलेशंस को आगे ले जाने के लिए पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। एक तरफ अफगानिस्तान में सिचुएशन खराब है, बेशक यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के जा रहा है, लेकिन ऐसा तो यूएसए भी नहीं चाहेगा कि एकदम से तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाए, और इंडिया भी ये नहीं चाहता है। तो यहाँ पे कोऑपरेशन का स्कोप है, ट्रेड में कोऑपरेशन इंक्रीज करने का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यूएसए में भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं कोविड-19 की महामारी के बाद। तो यूएसए भी दूसरे देशों के साथ, चाइना को छोड़ के दूसरे देशों के साथ ट्रेड इंक्रीज करना चाहता है, और उसमें इंडिया का स्थान ऊपर हो सकता है। लेकिन जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में, उन ऑब्स्टेकल्स को जल्द से जल्द एड्रेस करना जरूरी है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल वन नेशन वन पुलिस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी वन करती है, वन नेशन वन रजिस्ट्री, वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन चार्जर, नहीं ये नहीं, चार्जर नहीं है। तो ये वन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वन नेशन वन पुलिस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट चुप है। वन नेशन वन पुलिस की आवश्यकता है आज के समय में देश में। यूनिफॉर्मिटी नहीं है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग पुलिस एक्ट है, अलग अलग स्टेट में पुलिस अलग अलग तरह से एक्ट करती है। देखो अब कुछ लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में जब कल्चर अलग है, सिचुएशन अलग है, तो पुलिस की कार्यप्रणाली भी तो अलग हो सकती है, इसमें गलत क्या है। तो राइटर कहते हैं पुलिस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क होना चाहिए पूरे देश में सेम। उसके अंदर विभिन्न स्टेट्स जो हैं वो अपना अपना एक्ट बना ले, अलग अलग पुलिस के रेगुलेशन से संबंधित रूल्स बना ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी स्टेट्स में पुलिस के रेगुलेशन का जो फ्रेमवर्क है वो सेम होना चाहिए। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था 2006 में। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में अपनी वर्डिक्ट में सभी स्टेट्स को डायरेक्शंस दी थी कि आप इस वर्डिक्ट के आधार पर पुलिस की कार्यप्रणाली में चेंज लेके आओ। क्या विभिन्न स्टेट्स ने ऐसा किया? आंसर है नो। देखो पिछले कुछ सालों में 18 जो स्टेट्स हैं वो पुलिस एक्ट बना चुके हैं।
क्या उन्होंने ये पुलिस एक्ट बनाया है सुप्रीम कोर्ट के 2006 के जजमेंट के आधार पर? आंसर है नो। ऑलरेडी जो पुलिस के कार्यप्रणाली से संबंधित व्यवस्था है उसको कंटिन्यू करने के लिए 18 स्टेट्स ने पुलिस एक्ट बना दिया है पिछले कुछ सालों में, ताकि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इंप्लीमेंट ना करना पड़े। ऑलरेडी जो चल रहा था बस उसे एक कानून की शक्ल दे दी है। तो ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट के तौहीन हुई ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई। तो एक फेमस सीनियर एडवोकेट हैं हरीश साल्वे, इन्होंने कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की सुप्रीम कोर्ट में कि सर जी देखो 2006 में आपने जो वर्डिक्ट दिया था ना प्रकाश सिंह केस में, विभिन्न स्टेट्स को आपने कहा था कि इन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करना है, विभिन्न स्टेट्स ने अभी तक उन रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं किया है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, आप उनको नोटिस जारी कीजिए। लेकिन न जाने क्यों सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रीजंस के कारण अभी तक किसी भी स्टेट को कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं भेजा है। मतलब ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट ही सीरियस नहीं है इस केस में, होना चाहिए ना। राइटर कहते हैं इसके बाद कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 2006 के प्रकाश सिंह केस में, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने भी एक कमेटी गठित कर दी, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। फेमस वकील जिनकी अब डेथ हो चुकी है सोली सोराब जी की अध्यक्षता में। तो सोली सोराब जी एक मॉडल पुलिस एक्ट लेके आए। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोली सोराब जी की रिकमेंडेशंस के बाद मॉडल पुलिस एक्ट बनाया? आंसर है नो। अगर देखो ये मॉडल पुलिस एक्ट बन जाता तो हमारे देश में विभिन्न स्टेट्स में पुलिस की कार्यप्रणाली से संबंधित यूनिफॉर्म पुलिस स्ट्रक्चर होता, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी ऐसा कोई मॉडल पुलिस एक्ट नहीं बनाया। अगर ये एक्ट बनता तो एक बड़ा फ्रेमवर्क मिल जाता विभिन्न स्टेट्स को, जिसके अंतर्गत वो अपने अपने पुलिस एक्ट बना सकते थे लोकल सिचुएशन के हिसाब से। वैसे देखो ब्रिटिशर्स ने ऐसी कोशिश की थी। ब्रिटिशर्स जब हमारे देश में रूल कर रहे थे ना, तो 1861 में उन्होंने पुलिस एक्ट बनाया जो पूरे इंडिया में लागू था। जो ब्रिटिशर्स थे उनका व्यू ये था पुलिस सर्विस की कंडीशंस, पुलिस कैसे काम करती है, वो सब पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रीजन में पुलिस थोड़ा अलग ढंग से काम करती है, दूसरे प्रोविंस में तरीका बिल्कुल ही अलग है, ऐसा नहीं। इवन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1902 में एक पुलिस कमीशन अपॉइंट किया गया था। इस पुलिस कमीशन ने पाया कि 1861 के इस पुलिस एक्ट का जो एक्ट 5 है वो मद्रास और बॉम्बे प्रोविंस में एप्लीकेबल नहीं है। तो पुलिस कमीशन ने ये रेकमेंड किया कि 1861 का ये जो पुलिस एक्ट है ना, ये इन बचे हुए प्रोविंसेस में भी, यानी बॉम्बे और मद्रास में भी लागू होना चाहिए। इसके बाद ब्रिटिश राज में विभिन्न प्रोविंसेस ने अपना अपना पुलिस रेगुलेशन कहें या फिर पुलिस मैनुअल जारी किया, लेकिन वो 1861 के इस पुलिस एक्ट के एक बड़े फ्रेमवर्क के अंतर्गत था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय फिर जो ये पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो है ये स्टेट लिस्ट में आ गया 7th शेड्यूल के अंतर्गत। लेकिन बात ये है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है संविधान के आर्टिकल 252 के तहत कि जब 2 या 2 से अधिक स्टेट्स मिलके ये रेजुलेशन पास करते हैं कि हम इस इशू पर कानून बनाने की पावर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस इशू पर कानून बना सकता है। तो कम से कम हमारे देश में जो यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज, वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट शुरुआत कर सकती थी कि कम से कम यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट होना चाहिए। और अभी देखो जैसे बीजेपी की सरकार है सेंटर में, तो बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं, कम से कम वहाँ पे तो एक यूनिफॉर्म पुलिस एक्ट हो जाता और धीरे धीरे बाकी जो बचे हुए स्टेट्स हैं उनको भी ये समझ में आ जाता कि ये जो पुलिस एक्ट दूसरे स्टेट्स में लागू हुआ है वो अच्छा है, तो धीरे धीरे बाकी बचे हुए स्टेट्स भी उसी लाइन पर मॉडल पुलिस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर देते। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया पूरे देश में एक ही पुलिस एक्ट को लागू करवाने के लिए। इसीलिए विभिन्न स्टेट्स में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहते हैं। जैसे देखो मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं परमबीर सिंह, उन्होंने अपने ही स्टेट के होम मिनिस्टर पर आरोप लगा दिया कि होम मिनिस्टर एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। बाद में बदला लेने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने भी उनके ऊपर काफ़ी सारे केस दर्ज करवा लिए। तो मतलब ऐसी ऐसी जो केसेस हैं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आते रहते हैं। यानी पुलिस की जो वर्किंग है उसमें रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। और अगर एक मॉडल पुलिस एक्ट पूरे देश में लागू होता ब्रॉडर लेवल पर,
तो फिर काफ़ी फ़ायदा होता, यानी विभिन्न स्टेट्स में पुलिस की कार्यप्रणाली को इम्प्रूव किया जा सकता था। लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो हमारे जो संविधान निर्माता थे ना, उन्होंने जब संविधान बनाया तो ये जो डिवीज़न ऑफ पावर्स हुआ सेंटर और स्टेट्स के बीच, ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट के आधार पर किया। तो ये गलती थी, लेकिन गलती संविधान निर्माताओं की नहीं थी। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि पुलिसिंग आज़ाद भारत में इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, पॉलिटिशियंस का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा पुलिस की कार्यप्रणाली में, उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था। तो अभी आवश्यकता ये है कि एक मॉडल पुलिस एक्ट पूरे देश में बने और सेंटर और पुलिस एक दूसरे की जुरिडिक्शन का सम्मान करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक यही सॉल्यूशन बचता है कि 7वें शेड्यूल में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के बीच, इसे रीडिफाइन किया जाए, इस पर फिर से एक नज़र डाली जाए और सिचुएशन के हिसाब से जो सब्जेक्ट जिस लिस्ट में आना चाहिए उसे उस लिस्ट में डाला जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वन पुलिस वन नेशन के बारे में। उल्टा हो गया ना, वन नेशन वन पुलिस के बारे में। वैसे देखो ये तो हमने पहले डिस्कस किया था एक दिन कि वन नेशन वन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी होना चाहिए, मतलब अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। MPPCS का अलग से एग्ज़ाम और RAS का अलग से एग्ज़ाम, कुछ लोग देते हैं PCS के एग्ज़ाम, कुछ लोग तो सिर्फ सिविल सर्विसेज का देते हैं। तो जो लोग देते हैं उनके लिए कितना फ़ायदा हो अगर सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हो, बार बार एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे, कितनी एनर्जी बच्चों की बच जाएगी और बेस्ट टैलेंट जो है वो भी स्टेट सर्विसेज में आएगा, सोचना चाहिए। और वैसे एक और चीज़, वन अकाउंट वन पासवर्ड भी होना चाहिए। ये मजाक में है, देखो इतने सारे अकाउंट्स हो गए आजकल, जीमेल का अलग से अकाउंट और बैंक का अलग से अकाउंट, उबर ओला के अकाउंट, जोमेटो का अकाउंट, स्विगी का अकाउंट, मतलब गिनने लगोगे ना दुनिया भर के अकाउंट्स हैं आप लोग यूज़ करते होंगे। सबके अलग अलग पासवर्ड कई बार हो जाते हैं, कई बार तो सेम ही होते हैं, इतना हम दिमाग लगाते नहीं, लेकिन फिर भी इतने सारे पासवर्ड बहुत याद रखना मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादातर बार हम फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, फिर से पासवर्ड जनरेट करते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल SCO से संबंधित है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे आज की इस आर्टिकल की डिस्कशन में। हाल ही में देखो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई। 8 देश आते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान नहीं है। तुर्कमेनिस्तान जो है वो देखो स्विट्ज़रलैंड की तरह है, न्यूट्रल रहता है, किसी ग्रुप में शामिल होना पसंद नहीं करता। तो इससे आपको याद रह जाएगा तुर्कमेनिस्तान इज़ लाइक स्विट्ज़रलैंड। SCO ऑर्गेनाइजेशन में देखो इंडिया के पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। SCO ऑर्गेनाइजेशन में एक रैट्स मैकेनिज्म है, टेररिज्म से संबंधित इश्यूज़ पर विभिन्न मेंबर कंट्रीज़ कोऑपरेट कर सकें, इसी से संबंधित है रैट्स मैकेनिज्म। तो अभी अफ़गानिस्तान में सिचुएशन ख़राब है, ना सिर्फ अफ़गानिस्तान में अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो पूरी रीजनल स्टेबिलिटी पर खतरा आता है। तो इसलिए इन इश्यूज़ पर कोऑपरेट करने के लिए SCO जो है वो अभी फ़िलहाल के लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि SCO में अफ़गानिस्तान के आसपास के सभी मेजर कंट्रीज शामिल हैं। SCO के थ्रू सेंट्रल एशिया से इंडिया कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश कर सकता है, पाकिस्तान और चाइना से डील कर सकता है। SCO में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है SCO की, क्योंकि देखो वैसे जिस हिसाब से इंडिया की नज़दीकी USA के साथ बढ़ रही है, तो कुछ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बोलते हैं इंडिया तो USA के ग्रुप में शामिल हो रहा है। लेकिन SCO में इंडिया का कोऑपरेशन इंक्रीज होता है तो उन देशों की जो सोच है वो गलत साबित हो जाती है। इससे फिर ये साबित होता है कि इंडिया अभी भी अपनी अप्रोच में, फॉरेन पॉलिसी संबंधित अप्रोच में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रैक्टिस करता है, किसी ग्रुप में इंडिया शामिल नहीं हुआ है। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तो SCO में ना चाइना की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है। जो ये SCO है, चाइना की डोमिनेंस के कारण अफगानिस्तान में बेशक कुछ कर ले, लेकिन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसके खिलाफ SCO कभी एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि चाइना की डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए चाइना कभी ऐसा होने नहीं देगा। नेक्स्ट, SCO के मेंबर कंट्रीज़ के बीच ट्रस्ट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया चाइना के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है, इंडिया पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट डेफिसिट है। और देखो कनेक्टिविटी भी, मतलब बोला तो जा रहा है कि कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा मेजर स्टेप लिया नहीं गया है।
चबार पोर्ट जो है इसके सहारे से अफगानिस्तान के होते हुए सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जा सकती है, लेकिन चबार पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है वो आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट से होकर गुजरता है, इस पर भी इतना काम नहीं चल पाया है अभी, मतलब ये रूट भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है जितना कि सोचा गया था। तो कनेक्टिविटी को लेके अभी बातें ज़्यादा हुई हैं, काम कम हुआ है। कंक्लूजन में ये कहा जाता है कि अभी जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच ट्रस्ट डेफिसिट को कम किया जाए, रिलेशंस होने चाहिए इक्वलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग इन वैल्यूज़ के आधार पर। एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ मिल के जॉइंट इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलप करें ताकि एससीओ के मेंबर कंट्रीज़ के बीच कॉन्टैक्ट, कनेक्टिविटी ये सब इंक्रीज़ किया जा सके। तो कुल मिला के यही पॉइंट्स हैं एससीओ से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।